नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काजल अग्रवाल। जैसा कि आपको मैंने बताया था, आपके लिए 2 वीडियो अब तक हमारे चैनल पर जा चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ईडियम्स के बारे में। मैंने आपको बोला है कि मैंने आपको 10 ईडियम्स बताए थे, एक में और एक में 10 कराए हैं। मैंने आपको बताया कि हम वोकैबुलरी को किस तरह से डील करेंगे। हमने जाना कि हम वोकैबुलरी को ट्रिक्स के साथ स्टोरी बना के किस तरह से डील करेंगे, और हम आराम से कैसे सफ़र तय करेंगे इंग्लिश का कि हमारे लिए सारी की सारी वोकैबुलरी कैसी हो जाए, इजी हो जाए याद करने के लिए। इसी तरह से मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि मैं इंग्लिश को आपके साथ कैसे बताऊँगी। देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। पहले यहाँ देखिए बोर्ड पे, यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सी डज नॉट ईट द फूड। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस, सी डज नॉट ईट द फूड। मैंने यहाँ लिखा है सी को, सी यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। डज यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। नॉट यहाँ काम क्या कर रहा है, डिटर्मिनर का। ईट यहाँ काम कर रही है मेन वर्ब की। नॉट एडवर्ब भी होता है। फूड, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का काम कर रहा है। फूड यहाँ पर है तो नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मैंने यहाँ पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर दिया और एक एक वर्ड को बताया है कि कौन कैसा काम कर रहा है और किस वजह से आया है। अब इसी तरह से आपको, अगर मैं 4 लाइन का सेंटेंस लिख दूं और उसमें से थोड़ा हिंदू वाला सेंटेंस लेकर आऊं, जिसमें काफ़ी सारी टफ वोकैबुलरी हो, काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर हो इंग्लिश ग्रामर के जो आपको अभी तक नहीं पता, काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, तो उनके लिए हमें ऐसा, आप बताइए कि आप उन्हें कर पाएंगे? नहीं है ना आपके लिए पॉसिबल। थोड़े जो बेसिक वाले बच्चे हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता इंग्लिश का, उन्हें ये भी नहीं पता कि नाउन क्या है, सब्जेक्ट का काम क्या होता है। देखिए, पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब हर बच्चा ये जानता है कि सब्जेक्ट का वर्क क्या है। मैं आज आपके लिए कुछ भी अगर इस सेंटेंस को लिखती चली जाऊँ और कुछ ना पता हो, आपसे पूछ लिया कि यहाँ इसका क्या मतलब है, आप नहीं बता पाए, तो मुझे थोड़ा अपने ऊपर ये लगेगा कि क्या ये पढ़ाना ही नहीं सही लगेगा कि बताओ बच्चों को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो इसी तरह से हमारा पहला मेन टारगेट ये रहेगा कि हम अपनी इंग्लिश की क्या करें, रूट को मजबूत करें। क्या करें, रूट को मजबूत करें, क्योंकि अगर हमारी रूट मजबूत हो गई तो हम इंग्लिश को अच्छे से, फिर तो इंग्लिश अपने आप उठती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से इंग्लिश उठ गई। हम बिल्कुल उस लेवल से स्टार्ट करेंगे जहाँ से कोई भाषा बनती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो भाषा बनती है उसकी जो मेन रूट या मेन स्टार्टिंग क्या होती है किसी भी भाषा की, वो होते हैं उसके अक्षर, मतलब लेटर्स। मैं हिंदी बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं हिंदी के लेटर्स को यूज़ कर रही हूँ ना अपने वर्ड्स में। तो बिना लेटर बने ही बिना वर्ड्स तो बन नहीं सकते। जहाँ लेटर्स होंगे वहीं वर्ड्स होंगे, वर्ड्स के बाद फिर फ्रेज बनेंगे, फिर क्लॉजेस बनेंगे, फिर सेंटेंस बनेंगे। उसी तरह से इंग्लिश किस तरह से बनी, किस तरह से हम चीज़ों को सीखेंगे कि नाउन किस तरह से आया या प्रोनाउन किस तरह से बना, या हम वर्ब कैसे डील करेंगे, एडवर्ब कैसे डील करेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए, आज का टाइम कंपटीशन का ये हो गया है, अगर आपको रूट्स नहीं पता, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चारों के चारों सब्जेक्ट्स के, चारों के चारों सेक्शंस के आपको रूट्स पता हो। अब मैथ्स का भी वो नहीं रह गया कि आप सिर्फ ट्रिक्स पढ़ के चले जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। अब आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, रूल्स भी आने चाहिए, आपको उनके बेसिक्स भी आने चाहिए, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है इस टाइम पे सिलेक्शन। तो देखिए, अब इसी तरह से इंग्लिश है। इंग्लिश को आपको कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए, रूल्स भी आने चाहिए और उनका बेसिक भी आना चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि
किस तरह से इंग्लिश बनी, किस तरह से हम चीज़ों को डील करते हैं। देखिए हम बिल्कुल वहाँ से उठाएंगे जहाँ से इंग्लिश बनना स्टार्ट हुआ है। हम वहाँ से चीज़ें उठाएंगे कि इंग्लिश बिल्कुल रूट से जहाँ से लेटर्स निकल के आए हैं। लेटर्स के बाद हम बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखेंगे। हम पूरा पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे जहाँ पर हम पहले ओवरव्यू देखेंगे उसका, कि देखेंगे कि किस तरह से कौन सी चीज़ क्या काम करती है, उनका मेन काम क्या होता है। आगे चल के हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल उनका ओवरव्यू लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इंग्लिश को पूरी खोल के रख देंगे, बिल्कुल खोल के रख देंगे, कहीं पे कोई भी आपको कोई भी डाउट रहे ही ना। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली जो हमारी स्लाइड है वो लिखा हुआ है बेसिक ऑफ इंग्लिश। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में, कि स्टार्ट कैसे करना है। देखिए देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 1 में ओवरव्यू, फिर लिखा हुआ है बर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर पीओएस, फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फिर लिखा हुआ है टाइप ऑफ सेंटेंस। तो देखिए लिखा क्या है और मैं आपको ओवरव्यू कैसे देना चाहती हूँ। देखिए हम क्या करने वाले हैं ओवरव्यू में, हम कंप्लीट ओवरव्यू किस तरह से लेंगे। हम इसमें देखेंगे कि लेटर्स कैसे बनते हैं। लेटर्स तो बने हुए होते हैं, ऑब्वियसली बात है। लेटर्स, फिर उसके बाद वर्ड्स, ओके, लेटर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस, ये किस तरह से डिफाइन होते हैं हम इन सबको देखेंगे ओवरव्यू में। इनका छोटा ऊपर ऊपर से देख लेंगे इनको, अभी इनको बस इतना समझेंगे कि इनका काम क्या होता है, लेकिन इनको हम अंदर से कैसे देखेंगे। जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ एग्जाम्पल से, जैसे फ्रेज हो गया। अब फ्रेज का क्या मतलब है, अभी हम फ्रेज का बस इतना काम देखेंगे कि फ्रेज का क्या मतलब होता है। ये विदाउट क्या होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ये इनके खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, लेकिन जैसे ही इनमें फ्रेज में क्या हो जाए, फ्रेज में अगर जैसे कि क्लॉजेज हो गए, अब इनमें क्या होता है सब्जेक्ट और वर्ब ऐड हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऐड हो गया। तो जो सब्जेक्ट वर्ब जिनका खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब हो वो क्लॉज, और जिसमें खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब ना हो वो क्या होते हैं, फ्रेज। लेकिन फ्रेज के कई टाइप्स भी होते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया, इंटरोगेटिव फ्रेज हो, जितने भी फ्रेज हो गए ना वो सारे के सारे हम रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे उनको। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हम इनका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहले देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लीजिए, ओवरव्यू ले लेंगे सारी वर्ड्स का, किस तरह से लेटर्स बने, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस किस तरह से बने, क्या काम रहता है, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखिए। फिर लेंगे वर्ड्स पे, फिर सेंटेंस पे आ जाएंगे। फिर पीओएस का क्या मतलब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इन सब के बारे में कि इनका काम क्या होता है, लेकिन इनके काफ़ी डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए धीरे धीरे करके आपके लिए क्लासेस आएंगी, अभी क्लासेस अभी कम रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे हम क्लासेस ज़्यादा बनाने स्टार्ट कर देंगे। हम ज़्यादा जल्दी रिकॉर्ड करा करेंगे, हम एक दिन में 4 क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ ग्रामर पे। लेकिन अभी के लिए क्या रहेगा, अभी हम आपके लिए सिर्फ बेसिक्स लेकर आएंगे। देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं पीओएस का मतलब हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इनके लिए क्या करेंगे, हम ये अभी ऊपर ओवरव्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड्स की, जैसे कि नाउन हो गया, हम इसकी 5 से 6 क्लास लेकर आएंगे, और 5 से 6 क्लासेस के बाद हम इसके बारे में फुल डिटेल्स कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, पीवाईक्यू लेकर आएंगे, जितने भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितने भी एरर्स हो सकती हैं, जैसे नाउन से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी इससे रिलेटेड पीवाईक्यू हो सकते हैं, सब कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अभी मैं इतना आपसे दावा करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे रहते हैं, हर हम पर आप ट्रस्ट बनाए रखते हैं ना, तो हम आपके लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। हम आपके लिए कंप्लीट प्रैक्टिस लेकर आएंगे, कंप्लीट ग्रामर लेकर आएंगे, कंप्लीट एवरीथिंग लेकर आएंगे। हम कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी अच्छा लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको हिंदू एडिटोरियल्स,
टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे आर्टिकल्स लेकर आएंगे इनके, और इनको बताएंगे आपको कि इनके जो बड़े बड़े सेंटेंसेस है आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी मैं, जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से द हिंदू के एक बड़ा सा सेंटेंस, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें पता हो आपको वर्ड्स के बारे में कि इनके वर्ड्स के काम क्या होता है, वो आप एग्जैक्ट आपको पता हो उन चीज़ों के बारे में, वो चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। बाकी का आप देखिए ओवरव्यू, पीओएस ये सारी चीज़ें, पीओएस के बारे में, फिर टाइप्स मतलब इनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आ गया असर्टिव्स है, इंटेरोगेटिव्स हैं, नेगेटिव हैं, इम्पेरेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, और जो आपको नेक्स्ट टाइप ऑफ दिख रहा है उसका मतलब ये है जैसे आपने कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल ये सारे सेंटेंस देखे हैं, उन सब के टाइप्स के बारे में अभी हम इनका ओवरव्यू लेंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे चीज़ें कि किस तरह से आसान होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है लेटर्स, जिसके बाद आपको दिख रहा होगा वर्ड्स, फिर दिख रहा होगा फ्रेज, फिर दिख रहा होगा क्लॉज, फिर दिख रहा होगा सेंटेंस। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कोई भाषा है, कोई भी भाषा हो, सबसे छोटी इकाई उसकी लेटर ही होती है। अगर हम लेटर ना जाने किसी भाषा का तो हम बोलेंगे कैसे। अगर मैं आपसे जो लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं सबसे पहले मैंने लेटर ही सीखे होंगे, फिर लेटर के बाद मैंने वर्ड बनाए होंगे, फिर वर्ड बनाने के बाद फिर बड़े बड़े सेंटेंस बनाए होंगे, तभी तो मैंने हिंदी बोली है। तो कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज इस तरह से होती है कि सबसे पहले वो लेटर बनेगी, सबसे पहले उसमें लेटर्स होंगे, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश अगर बनी होगी या फिर कहीं से अगर वो निकली भी है तो सबसे पहले क्या है, लेटर्स ही आए होंगे। तो लेटर्स देख लीजिए, सबसे पहले अगर लेटर्स देखें तो लेटर्स क्या होते हैं, ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड लेटर्स हो गए, और इन्हीं के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ए टू जेड लेटर्स के को अल्फ़ाबेट क्या बोल देते हैं, अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट बोल देते हैं। और अल्फ़ाबेट ग्रुप ऑफ लेटर्स। आपने कहीं कहीं कुछ कुछ इरर्स में ये भी देखा होगा, कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट्स भी देखे होंगे, अल्फ़ाबेट्स, सॉरी जो बिल्कुल ही रॉन्ग होता है, अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है जो होता है लेटर्स ऑफ ग्रुप या ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स को ही हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे कि लेटर्स ए टू जेड, जिसमें कितने लेटर्स होते हैं 26, और जैसे कि हिंदी में कितने लेटर्स होते हैं 48, ठीक है। लेटर्स के बाद देखिए वर्ड्स। अब देखिए वर्ड्स क्या होता है, वर्ड्स को बोलते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब ऐसे है, जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ है टेबल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर टेबल को इस तरह से लिख दिया ABTLE। यहाँ कोई मीनिंग है इसका, कोई मीनिंग नहीं है, हमें मालूम है कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है और ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए इसका तो मीनिंग है लेकिन इसका मीनिंग नहीं है। तो इसका मीनिंग नहीं है तो इसका मतलब अब ये वर्ड नहीं होगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन ऐसे लेटर्स जिनके खुद के कुछ मीनिंग्स हो, मतलब उनको बना के कुछ मीनिंग निकले। टेबल माने मेज, टेबल की जो मीनिंग होती है वो क्या होगा, मेज हो गई, लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है। 2 लाख से ज़्यादा या 10 लाख से ज़्यादा, 2 लाख से ज़्यादा वोकेबलरी है इंग्लिश में, कहीं आपने ये वर्ड देखा है, नहीं देखा होगा। तो सीधी सीधी बात ये है कि ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनका कुछ मीनिंग हो, एक मीनिंगफुल हो, उसी को क्या कहते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। आगे देखिए फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ऐसे वर्ड्स जिन पे क्या हो, इन पे ऐसे वर्ड्स जो क्या हो, जिन पे खुद का ना तो सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके खुद के ना तो कुछ सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, ठीक है। और ऐसे क्लॉज और फ्रेज के बाद बनता है क्लॉज। क्लॉज क्या है, ऐसे वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका खुद का क्या हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। देखिए एक बात बताइए, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस में भी तो खुद की सब्जेक्ट होती है और खुद का वर्ब होता है। तो सीधी सीधी और वही चीज़ है क्लोज में,
तो क्लॉज में भी सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि क्लॉज को ही सेंटेंस बोलते हैं, क्लॉजेस को ही सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आई रीड अ बुक, ठीक है, अगर मैं इसे इतना भी लिख दूँ आई रीड अ, ठीक है, तो भी ये क्लॉज है, और ये पूरा लिखा है तो भी ये क्लॉज है, क्योंकि इसमें खुद की सब्जेक्ट और क्या है, वर्ब है। लेकिन इस पूरे को भी क्या कहेंगे, सेंटेंस। तो सीधी सीधी एक बात हमने सीखी कि क्लॉजेस को ही सेंटेंस बोल सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, जो क्लॉजेस से भी बने, फ्रेजेस से भी बने, वर्ड से भी बने। ठीक है, समझ आ रहा है? देखिए क्लॉज क्या हो गया, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसमें खुद की सब्जेक्ट एंड वर्ब हो। जैसे ये सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, क्लॉज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फ्रेज, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट। ऐसे वर्ड्स जिनका खुद का ना तो सब्जेक्ट हो ना वर्ब हो, उनको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ खुद की ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये जो आफ्टर स्कूल आपने देखा है ना, देखिए आफ्टर स्कूल का क्या मतलब हो गया, आफ्टर स्कूल का ये मतलब हो गया कि ये क्या है, फ्रेज हो गया। ये हो गया हमारा क्लॉज, और इस पूरे को मिला करके ही बोल देंगे हम सेंटेंस। ठीक है, देखिए लेकिन इस वाले आफ्टर स्कूल को, इसको तो सेंटेंस बोल नहीं सकते, क्योंकि इसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। मैंने आपको बताया है जिसका खुद का सब्जेक्ट और वर्ब हो उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे, लेकिन इसमें खुद की सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, और सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, फ्रेज हो गया। लेकिन अब इसको पूरे को मिला दें तो ये क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आ रहा है आपको? लेटर से लेकर के सेंटेंस तक आपको क्लियर हुआ कि लेटर्स किस तरह से बने। लेटर को मिलाकर के वर्ड्स बनते हैं जिनका खुद का कोई मीनिंग होना चाहिए, अगर मीनिंग नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। फिर आगे पहुंचते हैं, फिर आते हैं फ्रेजेस पे। देखिए अब बन गए लेटर्स के ग्रुप ऑफ लेटर बन गए वर्ड्स, अब आ गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या है, फ्रेज, पर लेकिन इसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। अब आपको बार बार मैं बोल रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है सब्जेक्ट वर्ब क्या होती है, उनका काम क्या होता है, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा कि सब्जेक्ट वर्ब में क्या बोल रही हूँ। लेकिन मैं इन्हें काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाऊँगी कि सब्जेक्ट का वर्ब क्या होता है और वर्ब का वर्ब क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए, बस इतनी इतनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रख लीजिए कि फ्रेजेस में क्या होता है, खुद की सब्जेक्ट वर्ब नहीं होती, और जो क्लॉजेज है उसकी सब्जेक्ट वर्ब होती हैं। और लेकिन सेंटेंस क्या है, इसमें खुद की सब्जेक्ट वर्ब हो और उसमें फ्रेज भी ऐड हो जाए तो भी वह सेंटेंस है। सेंटेंस में सब कुछ ऐड होता है, लेकिन फ्रेजेस में सब कुछ ऐड नहीं होता, क्लॉजेज में सब कुछ ऐड नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लेटर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। यहाँ पे थोड़ा हमने डिटेल में इसको ऐड कर दिया है। यहाँ हमने लिखा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, जिसका मतलब है किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या है, लेटर्स है। इससे छोटी इकाई कुछ नहीं हो सकती। जैसे कि आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा, जैसे इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो कठोर हैं, ठीक है, मतलब थिंग्स में, तो उन वो क्या बनी, उनकी कोई छोटी कोई इकाई तो होगी। तो जैसे कि उनकी एटम होती है, ठीक है, उनकी क्या होती है, एटम होती है। और जैसे हम अपनी बॉडी की ले लेते हैं, ठीक है, जो वस्तुएं बनती हैं वो किससे बन के मिल करके बनी होती हैं, एटम, उनकी सबसे छोटी इकाई एटम ही होती है। लेकिन उससे जिस तरह से हमारी बॉडी, हम बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो हमारी बॉडी किसी चीज़ से मिल करके बनी है, वो किससे, सेल से मिल करके बनी है। ठीक है, तो किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई रूट होती है।
किसी ना किसी चीज़ की कुछ ना कुछ रूट होती है, चाहे वो हमारी बॉडी हो गई, या चाहे वो हमारी कोई थिंक हो गई, या फिर वो कोई भी लैंग्वेज हो गई, या वो कोई भी सब्जेक्ट हो गई। उस हर चीज़ की क्या होती है, एक रूट होती है। तो इसी तरह से हमारी जो इंग्लिश की रूट है वो लेटर ही है, इससे ज़्यादा पीछे मैं आपको नहीं ले जा सकती। रिवर्स है ये बिल्कुल। इस ये हम लोग बिल्कुल रिवर्स से पढ़ रहे हैं, जहाँ से रूट लेटर से पीछे कुछ है नहीं इंग्लिश में, ठीक है। आप समझिए, मुझे आपके लिए लेटर से उठा के आपको द हिंदू तक ले जाना है, तो मैं आपका कैसे सफ़र तय करूँगी। आप देखिए, चलिए हमारे साथ, और आप देखिए कि किस तरह से आप लेटर से लेके द हिंदू तक के सफ़र तय करेंगे। कि सिर्फ हम लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ ABCDEFG पढ़ रहे हैं, जो हमने क्लास 1 में, 2 में, नर्सरी में, UKG में पढ़ी थी, वो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा पीछे हम नहीं ले जा सकते आपको इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, देखिए अल्फ़ाबेट देख लीजिए। ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब टोटल लेटर्स का ग्रुप जो है अल्फ़ाबेट बोलता है, वो किसी भी लैंग्वेज का हो, या वो हिंदी में इसको बड़माला बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अगर हिंदी की बड़माला में 48 लेटर्स हैं, तो उन सारे ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोल देंगे, अल्फ़ाबेट बोल देंगे, जिसको हम हिंदी में बड़माला बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 26 लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, 26। इसी तरह से कोई भी भाषा हो, चाहे वो उर्दू हो, मराठी हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, कोई भी XYZ जो भी भाषा हो, उन सब के कुछ ना कुछ लेटर्स होते ही हैं। उन सबको ही क्या बोलते हैं, एनी लैंग्वेज ऑफ लेटर, एनी लैंग्वेज ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स, सबको क्या बोल देंगे, अल्फ़ाबेट बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स, मतलब कि हमारे जो 26 लेटर्स हैं ना, वो 26 लेटर्स में क्या है, 26 लेटर्स जो है वो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉवल्स हैं, ठीक है। अब हम आपको ये तक भी कंप्लीट ये बता देंगे कि कॉन्सोनेंट और वॉवल्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, ठीक है। देखिए, इंग्लिश हैज़ 44 साउंड्स, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं, कट, पुट। अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कट, पुट, बुल दोनों में बीच में जो आप देख रहे हैं कि बीच में बिल्कुल यू है, लेकिन मैं यहाँ इसको कट पढ़ रही हूँ, यहाँ मैं पुट, या पुट ही पढ़ना चाहिए ना। अगर मैं इसको पुट पढ़ रही हूँ तो उसको कुट पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ यहाँ यू जो है अलग साउंड कर रहा है, यहाँ यू जो है अलग साउंड कर रहा है। इसी तरह से जो इंग्लिश के लेटर्स हैं, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ अलग अलग साउंड करते हैं, किसी जगह पे कुछ और किसी जगह पे कुछ। आपने देखा होगा कुछ जो लेटर्स, सॉरी, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ साइलेंट होते हैं, जैसे के, जैसे आपने देखा होगा नॉलेज। अब नॉलेज में क्या है, के जो है साइलेंट है, ठीक है, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। जो जगह जगह क्या है, इन सब के क्या है, जगह जगह इन सब के मीनिंग अलग होते हैं, साउंड्स अलग होते हैं। तो इसी तरह से हम क्या है, इंग्लिश में 44 साउंड्स है। कितने साउंड्स है, 44 साउंड्स है, ठीक है। आइए, वॉवेल्स AEIOU, कॉन्सोनेंट BCD जो भी है, मतलब इनको छोड़ के जो भी आएगा। अच्छा, अब देखिए एक चीज़, देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स में डिफरेंस। देखिए यहाँ देख लीजिए, कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स में देख लीजिए, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है कि जो बिना वॉवेल्स के साथ आके बोले ही ना जाएं, लिखी ना जाएं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मेरा नाम है काजल, तो का जो है, का वर्ड जो है, इसमें है का प्लस आ, ठीक है, का प्लस आ। तो जो का प्लस है, अगर मैं इसको का लिखूं तो ये बिना आ के सिर्फ का रह जाएगा, ठीक है। यहाँ ये का पूरा नहीं है, आधा है, इसको पूरा करने के लिए आ लगाया है, तभी इसको क। आपने देखा होगा क बोल रही तो आ भी आ रहा है, बीच में आ रहा है ना पीछे, क क मतलब क। आपने हिंदी इंग्लिश में भी देखा होगा का को
का आ लिखते हैं, मतलब हमेशा ए और लिखते हैं पीछे। आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपने देखे होंगे वर्ड्स को बनाते हुए कि अल्फ़ाबेट्स को कैसे बनाते हैं, ए से डबल ए या डबल आ, मतलब जो भी है वो सब हमने पढ़े होते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये बिना वॉवल्स के नहीं आ रहे ना, बिना वॉवल्स के तो नहीं आ रहे। तो बिना वॉवल्स के ना तो इनको लिखा जा सकता ना इनको पढ़ा जा सकता, इसीलिए इनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और वॉवल्स में डिफरेंस ये होता है ए ई आई ओ यू, ये क्या है, बिना किसी की सहायता के बोले जा रहे हैं। देखिए जैसे लिखा है आ लिखा है, ठीक है, आ लिख गया। अब जो मैंने आ लिखा है उस आ में देखिए अ बोल रही हूँ, कहीं कुछ कोई यूज़ हुआ कॉन्सोनेंट, नहीं हुआ ना। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जो कॉन्सोनेंट और वॉवल हैं, कॉन्सोनेंट के हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन स्वर हमेशा खुद की सहायता ही लेते हैं, वो किसी की सहायता नहीं लेते। ये हमेशा सहायता पे डोलते हैं, ये बिना सहायता के डोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना, तो आगे कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। अब आ जाते हैं वर्ड्स पे। वर्ड्स पे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है नाउन, नेमिंग, प्रोनाउन यूज्ड। अब देखिए बर्ड्स हमने लेटर्स पढ़ लिए, अब लेटर्स से पढ़ के हैं बर्ड्स। बर्ड्स में क्या है देखिए, नाउन क्या होते हैं, एक एक करके सारे बर्ड्स को देखेंगे। पहले नाउन को डिफाइन कर देते हैं। नाउन क्या है, देखिए दुनिया में जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं वो सब कुछ क्या है, नाउन है। हमें किसी को बुलाने के लिए, कुछ मांगने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, कुछ भी यूज़ करना पड़े तो उस सब के लिए हम क्या है ना कहीं किसी चीज़ का नाम लेंगे ना। जैसे मान के चलिए मुझे ये पेन चाहिए और वो पेन वहाँ पड़ा हुआ टेबल पे, ठीक है। अगर टेबल पे पेन पड़ा हुआ है तो मैं किसी टीचर से मांग रही हूँ कि सर वो दे दीजिए। अब वो तो कुछ नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं मैं इसका कोई नाम रखूँगी, कुछ बोलूँगी जिससे लोग इसे पहचाने, या फिर मुझ वो टीचर इसे पहचाने कि मैं उसे क्या मांग रही हूँ। नहीं तो वो पता ही नहीं पड़ेगा, टेबल पे तो काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसीलिए मैं उसे उठाने के लिए उसका नाम बोलूँगी कि सर मुझे पेन दे दीजिए जो वहाँ टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हम कुछ ना कुछ दुनिया है, अब दुनिया में हम किसी को पहचानने के लिए या सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ ना कुछ नाम लेते ही हैं। ऑब्वियस सी बात है, नाम लेंगे ही। तो नाम लेने के लिए कुछ भी जहाँ पे नाम है ना वो ही नाउन है, मतलब टोटल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ठीक है। टोटल नेमिंग वर्ड्स जो कुछ भी है सब नाउन है, ठीक है। आगे देखिए प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को समझ लीजिए, प्रोनाउन होता क्या है। देखिए किसी टीचर, कोई भी इंसान हो, आप बार बार उसका नाम लें, बार बार नाम लें। लेकिन अब जैसे आप कोई निबंध भी लिखते हैं, मानिए आपने काव पे लिखा, या आपने किसी अदर बेस्ट फ्रेंड के लिए लिखा। आपने लिखा कि मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है और आपने पहले उसका नाम मेंशन कर दिया फर्स्ट में, फर्स्ट जो सेंटेंस है आपने उसका नाम मेंशन कर दिया। लेकिन अब सेकंड में आपका नाम बार 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 तो नहीं लिखेंगे कि ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए इतना ज़रूरी है, या ये इसके ये 4 पैर हैं या 4 हाथ हैं। भाई देखो सब चीज़ तरीके से डिफाइन है, सब चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज कराई गई हैं। इस दुनिया में हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए कोई भी चीज़ है, आप आसपास भी देखते हैं हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, आपको दिख नहीं रही। आप ना किसी कमरे में भी बैठे ना, उसमें भी जो चीज़ें आपके आसपास भी चल रही होंगी ना, जो आप साइंस से रिलेटेड ले लीजिए, जो मैथ से रिलेटेड ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है अपने अंदर। बस हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते, और हम जानते भी नहीं ऑर्गेनाइज्ड रहना कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको बोला कि जैसे प्रोनाउन है, हम क्या करेंगे कि एक बार काव लिख दी, उसके बाद हमने सोचा कि अब हम उसका नाम बदल देते हैं, ठीक है। तो नाम क्या बदलेंगे, तो देखिए अब मैंने सोच लिया कि काव को गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो देखिए काव जैसे है, ठीक है। अब काव को मैंने सी से रिलेट कर दिया। क्यों करा, क्योंकि हमें मालूम है कि फीमेल जेंडर है, और फीमेल जितने भी फीमेल होती हैं उनके लिए हम क्या लगा देते हैं, सी का काम करते हैं। अब सी लगा दिए। अब देखिए काव जो है सी, काव का क्या मतलब है, हमने सी से डिफाइन कर दिया। देखिए अब इस चीज़ को समझिए, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रूल्स और कॉन्सेप्ट।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रूल्स। देखिए आज मैंने काव को सी बोल दिया, ये बन गया रूल। मैंने सी को काव बोल दिया, ओके बन गया रूल। लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि जितने भी फेमिनिन होती हैं, जितने भी फीमेल्स होती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? सी का यूज़ करते हैं। ये हो गया सी कॉन्सेप्ट। लेकिन सीधा सीधा लिख जाए तो रूल्स, लेकिन उनको कैसे कैसे बना, लेकिन कैसे वर्ड आया, मतलब ये हम लोग अगर इसको फीमेल्स बना रहे हैं, अगर फीमेल्स कर रहे हैं, या फिर हमने सोचिए जैसे मैंने बोला ही के साथ इजी यूज़ होता है, ठीक है, आर क्यों नहीं होता? तो यहाँ जो कैसे का कैसे वर्ड आ रहा है ना, उसका मीनिंग जो पता लगती है वो हमें कॉन्सेप्ट से लगती है। लेकिन अगर वो एक रूल ही बन जाए तो वो क्या होता है? रूल होगा कि रूल याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ हो गया प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, जो स्टॉप रिपीटेशन ऑफ नाउन्स, जो रिपीटेशन को ख़त्म कर देते हैं, किसकी? नाउन्स की रिपीटेशन को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अगर नाउन्स की रिपीटेशन को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि काव काव बार बार बोल रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने एक सेंटेंस में काव लिख दिया, बाकी के अदर सेंटेंस में मैंने क्या बोल दिया? उसको सी बोल दिया। तो इसी तरह से मैंने क्या कर दिया? रिपीटेशन को ख़त्म कर दिया, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होती है? मान के चलिए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, काजल इज ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने अपने आप को ही ले लिया है, ब्यूटीफुल। ठीक है, काजल इज ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर काजल सब्जेक्ट है, ओके। इज यहाँ क्या है? लिंकिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, गर्ल क्या है? ऑब्जेक्ट। देखिए अब जो काजल है, काजल ही तो सुंदर है ना, ये कोई काम तो कर नहीं रही, काजल कोई काम नहीं कर रही, ये सुंदर है, मतलब इसकी ये मेरी क्वालिफिकेशन है कि मैं सुंदर हूँ, मतलब मैं अच्छी दिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? काजल क्या है? अगर अच्छी दिख रही है तो ये क्या है? उसकी विशेषता है। क्या है? विशेषता है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो देखिए काजल इज़ ब्यूटीफुल, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है? नाउन, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये मुझे डिफाइन कर रहा है, मेरी विशेषता बता रहा है। तो ये सीधे सीधे ये है कि अब मैं यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, जैसे ही इज़ सी इज़ ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस मैंने ब्ला ब्ला ऐसे कर दिया। अब देखिए काजल की जगह पे मैंने सी कर दिया, यहाँ पर मैंने प्रोनाउन यूज़ कर दिया, यहाँ मैंने नाउन यूज़ कर दिया, ठीक है तो सेम सेंटेंस और है भी एक ही चीज़, लेकिन क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे क्या कर दिया? काजल को सी कर दिया, ठीक है। काजल को मैंने क्या कर दिया? सी कर दिया, मैंने रिपीटेशन को ख़त्म कर दिया। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि यहाँ नाउन को भी डिफाइन कर रहा है और प्रोनाउन को भी डिफाइन कर रहा है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन ही बता रहा है। क्या बता रहा है? एडजेक्टिव। हमेशा एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफिकेशन बताता है। किसकी किसकी क्वालिफिकेशन बताता है? नाउन और प्रोनाउन की। अब आ जाइए बर्फ। बर्फ के दो काम होते हैं, एक होता है कार्य, एक होती है अवस्था। देखिए अवस्था, कार्य और अवस्था क्या होती है? देखिए कुछ चीज़ों से समझाते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, he is eating the food, ओके, he is eating the food। अब देखिए eating the food में अब क्या है? यहाँ क्या है? खा रही हूँ। क्या खा रही हूँ भाई? खाना। काम तो कर रही हूँ, हाथ पैर चल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है। तो सीधी सीधी ये बात है कि जिस चीज़ में मूवमेंट हो रही हो, मतलब आप पैरों से, हाथों से कहीं पे कोई मूवमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड जो भी, अगर आपकी मूवमेंट हो रही है या आप कोई काम कर रहे हैं, उसी को हम वर्ब बोलेंगे। अगर आप खा भी रहे हैं तो आपके हाथ चल रहे हैं उसमें, तो इसी को हम ईटिंग, मतलब काम करना, कार्य करना, उसी को क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर जो ईटिंग का काम कर रही है वो वर्ब है।
अब देखिए वर्ब तो ये भी है, समझिए थोड़ा, यहाँ वर्ब ये भी है और ये भी है, दोनों ही वर्ब हैं। लेकिन क्या है कि वर्ब तो ये भी है ये भी है, लेकिन इनके काम थोड़े अलग अलग हैं। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ ये मेन वर्ब है। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। वो जो वर्ब आपको मैं बता रही हूँ वो सिर्फ ओवरव्यू है कि इनका काम क्या होता है, लेकिन अभी हम इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए 2 चैप्टर्स होते हैं वर्ब के, एक वर्ब हो गया, एक एडवांस्ड वर्ब हो गया, जिसमें हम सीखेंगे वर्ब और एडवांस वर्ब में कि देखिए आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। हम हर एक छोटी सी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बस वर्ब का काम सीख रहे हैं कि इनका काम क्या होता है। ठीक है, तो हम देखिए क्या करेंगे, इनका काम सीखेंगे। तो देखिए मैंने बताया कि आपको कार्य हो गया। अब देखिए अवस्था, स्टेट्स जो है अवस्था, अब अवस्था क्या है इनकी, देखिए जैसे लिखा हुआ आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। क्या ब्यूटीफुल लगना मेरा कोई काम है कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं या मेरा पैर चल रहे हैं या मैं कोई मूवमेंट कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ ना। तो सीधी सीधी मतलब ये है मेरा कहने का कि जहाँ कोई काम नहीं हो रहा या कोई इवेंट नहीं हो रहा तो उसका सीधा मतलब लगना, मैं सुंदर लग रही हूँ। तो लगना क्या है, क्या है लगना, क्या है स्टेट है, अवस्था है, क्या है स्टेट है। तो लगना क्या है यहाँ पे, एक स्टेट है, मेरी एक स्टेट है कि मैं लग रही हूँ सुंदर, मेरा कोई काम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि वर्ब क्या है, 2 काम करती है, एक करती है, एक क्या करती है, क्या करती है एक्शंस करती हैं, और क्या करती है स्टेट्स करती हैं, और हैपनिंग का भी है, हैपनिंग क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, कितनी तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है। ठीक है, अभी देखेंगे तेज यहाँ पर क्या है। एडवर्ब देख लीजिए, इट क्वालिफाइड एडजेक्टिव एंड वर्ब्स, जैसे कि देखिए जैसे कि हम देखते हैं, मैं गाड़ी तेज चला रही हूँ, क्या कर रही हूँ भाई, गाड़ी तेज चला रही हूँ। अब भाई कोई भी काम हो जहाँ कैसे कब क्यों कितना ये सब लग जाए तो वहीं एडवर्ब होता है। जैसे एडवर्ब ही यही सब है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कुछ चीज़ें, देखिए देखिए अब इसमें मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों को क्वालिफाई करता है, इसमें वर्ब हो या एडजेक्टिव। गाड़ी तेज चलाना, चलाना यहाँ क्या है वर्ब, लेकिन तेज यहाँ पर क्या है एडवर्ब। इसका मतलब ये है, देखें जैसे देखिए सी ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, मतलब वो क्या करती है, गाड़ी क्या चला रही है, तेज चला रही है। किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। मैंने बोला वो बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है भाई, वो बहुत सुंदर है यार। तो यार अब देखो एक बात सोचो, यहाँ जो सुंदर वर्ड है आपको मैंने बताया अभी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताया, मतलब क्वालिफाई बताया, इट क्वालिफाइड्स नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम क्या है कि वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन बता रहा है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन तो बता रहा है, लेकिन यहाँ एडवर्ब में क्या काम है उसका, वो देख लीजिए। वो सुंदर है, कितनी सुंदर है भाई, सुंदर तो यहाँ ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन कितनी, जो कितनी शब्द आ गया वो क्या आ गया कि क्वालिफाई। भाई क्या हमें क्या पता कितनी सुंदर है, जो कितना वर्ड है ना वही यहाँ पर एडवर्ब, एडवर्ब है सॉरी। तो देखिए एडवर्ब कंप्लीट हो गया। प्रीपोजिशन देख लीजिए, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें इन, आउट, बिटवीन, एट, ऑन, अमाउंट, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। इनको इस तरह से नहीं देखेंगे कि इनका काम क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये सिर्फ आपको कुछ ही दिख रहे हैं, यहाँ ईटीसी लगा हुआ है, ये काफ़ी सारे हैं, एक नहीं है। ठीक है, ये बहुत हैं अभी, इनको हम
देखेंगे आगे चल के कि इनका काम क्या है। बस आप इतना देख लीजिए। अभी थोड़ा बताएंगे कि इनका यूज़ कहाँ होता है, आउट कहाँ यूज़ होता है, ऐड बिट में। एक ऐड के ही कम से कम 8 से 10 रूल हैं। आप ये सोच लीजिए ऐड ही कहाँ का लगता है, आपको ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में सीखेंगे कि छोटी से छोटी। ठीक है, तो हम इसको बाद में देखेंगे। बाकी का कंजक्शन देख लीजिए, जिसका काम होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स का एंड रिलेटिंग वर्ड्स का। ठीक है, अब वो देख लीजिए, थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सॉरी वर्ड्स लिखे हैं। राम एंड श्याम। ठीक है, और यहाँ मैं लिखती हूँ राम और श्याम। ओके, देखिए आपको जो एंड दिख रहा है वो यहाँ दो शब्दों को जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? दो शब्दों को जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये दो दो जो वर्ड्स हैं, या तो ये दो भाई हो सकते हैं, या ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर एंड अगर यहाँ लगाया है बीच में मैंने, तो ये क्या कर रहा है? एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहा है कि ये दो क्या है? बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या ये दो क्या है? भाई भाई हैं। तो यहाँ पे जो एंड का काम है वो है ज्वाइंट का। ठीक है, लेकिन ये जो और आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये और जो है ज्वाइंट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ ये रिलेट करने का काम कर रहा है। राम या श्याम, या तो राम हो सकता है या श्याम हो सकता है। ठीक है, रिलेट मतलब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस पैदा करना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है इस दोनों के। तो वो चीज़ें देख लीजिए, ये इन दोनों को जोड़ देगा कि राम और श्याम किसी के भाई हैं या बहन, जो भी है, बहन नहीं सॉरी, भाई हैं या दोस्त हैं, जो भी हैं कुछ। और यह राम और श्याम क्या कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, रिलेशंस। ओके, देखिए आगे यहाँ तो ये सब हम भी बताएंगे आपको डिटेल्स में, ये सब क्या है। अभी तो ईटीसी काफ़ी सारे होते हैं ये, सॉरी थोड़ा बैड थ्रोट से पढ़ाना पड़ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन इंटरजेक्शंस में क्या है? सडन रिएक्शंस एंड फीलिंग्स। अच्छा, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ओ वो गिर गई यार, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। मैं आपसे बोल रही हूँ कि वाओ यार, कोई अभी एंटर करा मेरे स्टूडियो में और वो अचानक से आ गया और वो बोल रहा है वाओ वो तो बहुत सुंदर लग रही है यार, तुम तो बड़ा सुंदर लग रहे हो, वाओ। तो मेरे मुंह से क्या है? वाओ वर्ड एकदम जस्ट तरीके से निकला। तो वाओ जो मैंने एक सडन एक्सप्रेशन दिए, सडन क्या दिए? सडन फीलिंग्स है मेरी, सडन रिएक्शंस हैं उसके लिए। तो जैसे ही मैंने, आपने सुना होगा अलास, हुर्रा, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये अलास हो गया, हुर्रा हो गया, ये सब क्या है? तो जो अलास, हुर्रा, ये क्या फीलिंग्स हैं, एक इमोशंस हैं। और मैं किसी को देख के एक्सप्रेस कर रही हूँ, रिएक्शंस दे रही हूँ उसको कि यार वाह तुम बड़ा सुंदर लग रहे हो, यार तुम एकदम, अरे अरे वो गिर गया, अरे, और एकदम हंसी बोलते अल्लास, हुर्रा। मतलब इस तरह से हम जो सडन रिएक्शन देते हैं वही सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। देखो दुनिया में बहुत से वर्ड हैं, आपको मैं एक छोटी चीज़ बताना चाहती हूँ। दुनिया में बहुत वर्ड्स हैं, अब कहीं ना कहीं उनको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा। हर वर्ड को हर एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि हम इसी, आज मैं एक लड़की हूँ तो लड़कियों को एक अदर एक जाति में रखा है, बॉयज़ को अलग जाति में, अलग जो जितने जितने जेंडर्स हैं उन सबको अलग अलग जाति में रखा है। वस्तुओं को अलग थिंग्स हैं, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी है कहीं ना कोई चीज़ अलग अलग कैटेगराइज है। तो इसी तरह से हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके जो वर्ड्स हैं, जैसे 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर, उनको कैटेगराइज तो करना पड़ेगा। तो उनको कैटेगराइज करने के लिए देखिए, वे वर्ड्स जो बने हैं वो लेटर से बने हैं। हमें पता चल गया कि 26 लेटर्स का ही काम है पूरी इंग्लिश में। इसके अलावा कोई 27th लेटर तो आज तक बना नहीं है और ना बनने वाला है। जो कुछ है, जितनी भी आप कहानी सुनते हैं, आप सोचिए हम सिर्फ 26 लेटर्स के साथ खेलना नहीं सीख पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि अरे यार इंग्लिश इतनी टफ है। आप सोचिए इन 26 लेटर्स के अलावा है क्या इंग्लिश में? कुछ लगता है आपको 26 लेटर्स के अलावा? कुछ है ही नहीं। 26 लेटर्स के अलावा पूरी इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। बस तरीका है, किसी ने डीप पढ़ा होता है, किसी ने नहीं पढ़ा होता। आज मुझे इंग्लिश
क्यों मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश मेरी इतनी इसलिए इतनी अच्छी है क्योंकि मैंने उसको रूट से स्टार्ट किया। मैंने चाहे कहीं से भी पढ़ा हो पर मैंने पढ़ा वहाँ से है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने। देखिए किसी भी चीज़ की जड़ अगर ठोस होगी ना तो उसकी मंजिल भी काफ़ी बढ़ी जाती है। ये तो सभी एग्जाम्पल देते हैं कि हमेशा अपनी रूट को मजबूत करिए। आप हमेशा अपनी रूट को मजबूत करेंगे तभी आप अपर लेवल तक जाएंगे। अगर आपने सोचा कि हमारी रूट कमज़ोर है और हम अपर लेवल तक स्टार्ट करते हैं ना हिंदू पढ़ना, जो जो अदर टीचर्स बोलते हैं कि नहीं आपको अगर कॉम्पिटिशन अच्छा करना है तो आप हिंदू स्टार्ट करिए, तो मेरे समझ में ये एक बात नहीं आती है द हिंदू स्टार्ट कैसे करें। द हिंदू स्टार्ट ऐसे हो जाएगा, बातों से हो जाएगा हिंदू स्टार्ट। जिस इंसान को नाउन नहीं पता, प्रोनाउन नहीं पता, मॉडल्स नहीं पते, कुछ भी नहीं पता उसको, अब वो हिंदू पढ़ लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो हिंदू पढ़ना इतना आसान नहीं है जब तक हमारी रूट्स मजबूत नहीं होंगी। हमें ये नहीं पता कि ये इनके वर्ग क्या है। देखिए लेटर्स हमने सीख लिए, अब लेटर्स के बाद बन गए वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 8 मैंने वर्ड्स लिखे हैं नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, तो जो नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक मैंने जो वर्ड्स आपके लिए लिखे हैं ये वर्ड्स में ही कैटेगराइज है सारी चीज़ें। जो इंग्लिश लैंग्वेज है इन्हीं वर्ड्स पे कैटेगराइज है। अब इन वर्ड्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे, वर्ब के टाइप पढ़ेंगे, इन सब के टाइप्स पढ़ेंगे और इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए इनके अलावा काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए, है ना, कई सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी हम उनको धीरे धीरे डिटेल्स में लेंगे। देखिए मैं आपको उसी तरह से आगे लेके जाऊंगी जिस तरह से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो आज के लिए हम अपनी क्लासेस में इतना ही रखते हैं। आगे के लिए हम कल स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि इससे आगे किस तरह से पढ़ें और किस तरह से अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। तो देखिए आज मैं आपके लिए इतना ही लेकर आई हूँ, बाकी का कल के लिए। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट आपको करना हो, या आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए थोड़ा अलग लेकर आएँ, या आपको लग रहा है हम आपके लिए ये चीज़ें करें, तो प्लीज़ और प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आप हमें कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी का जो क्लासेस हमारी अब जो रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, कुछ टाइम बाद हम लाइव भी लेकर आएंगे, लेकिन जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उन क्लासेस का क्या करेंगे, आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं कि मैम हमारे लिए ये चीज़ करिए, या हमें आपकी ये चीज़ नहीं। देखिए अभी मेरी स्टार्टिंग है, मैं ऑफलाइन पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन लाइव में जो डिजिटल बोर्ड है मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, तो शायद हो सकता है मेरे से बोलने में कुछ गलतियाँ हो रही हों, तो मैं उसके लिए पहले से आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरी गलतियों को क्षमा करें प्लीज़, उस सब के लिए सॉरी। और बाकी का आप मुझे मेरी कमियां भी बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि मैम आप अभी ये गलत कर रही हैं, या मैम आपने ये गलत पढ़ाया। देखिए आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये, आपको मुझ पर भरोसा होगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। आपके लिए मैं इतनी सारी चीज़ें सोच के बैठी हूँ कि मैं आपके लिए पूरा प्रैक्टिस बैच, या मैं आपके लिए पूरी ग्रामर, और मेरी ग्रामर का ये मतलब नहीं है कि मैं बस आपको वो चीज़ें पढ़ा दूँ जो और टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देखिए सारे टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, आज के टाइम पे इंग्लिश कोई बुरा नहीं पढ़ा रहा, सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं और सभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि वो उतना एडवांस नहीं ले जा पाएंगे जितना मैं ले जा सकती हूँ। मैं द हिंदू तक ले जा सकती हूँ आपको। उसका आप जो बच्चे सोचते हैं ना द हिंदू बहुत ईजी है, मतलब टफ है सॉरी, तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप बस पढ़ते रहिए, आप बस सीखते रहिए चीज़ों को, और देखिए किस तरह से आपकी जो रास्ता है वो कितना आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे होंगे। नमस्ते।